बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And once again, I am going to share my passion with you people through the course of this webinar. So now let's talk about the tips for better prep of MD-CAT in last days. तो इसके अंदर अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो टिप मैंने रखी हुई है वो ये है कि यूज ट्रस्टेड स्टडी रिसोर्सेज फॉर MD-CAT प्रेप। अब ट्रस्टेड स्टडी रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि आपके MD-CAT के जो स्टडी रिसोर्सेज हैं ये दो तरह के हैं। एक है आपके कोर रिसोर्सेज यानी कि जो न्यूक्लियस है, और दूसरे हैं आपके सप्लीमेंटल रिसोर्सेज जो कि आपके कोर रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें जैसे आपके कोर रिसोर्सेज जैसे टेक्स्ट बुक है, ये आपका कोर रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक आपका कोर रिसोर्स है, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रिपरेशन। अब टेक्स्ट बुक के बाद जो रिसोर्सेज है आपके से आपका जो एक मेन स्ट्रीम जो कोई एक सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप ग्रेड को यूज कर रहे हैं, राइट, तो हमने जो चीजें बिल्ड की हैं, राइट, वो जैसे उसके अंदर हमारे लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, टेस्ट की डिस्कशंस हैं, राइट, रिविजन नोट्स हैं, सारी की सारी चीजें इसी टेक्स्ट बुक के गिर्द घूमती, राइट। तो ये अब ये कह लें जो टॉप ग्रेड डॉट जैसे इसके जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे के सारे सप्लीमेंटल सोर्सेज, ये सप्लीमेंटल सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी अगर आप मे बी कोई MD-CAT की बुक्स यूज कर रहे हैं या कोई XYZ एकेडमी के आप टेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे सप्लीमेंटल सोर्सेज हैं, राइट। तो इसमें आपने ये देखना है कि आपने कोई भी ऐसा सप्लीमेंटल रिसोर्स नहीं यूज करना जो आपको टेक्स्ट बुक से दूर ले जाए, राइट। सो कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा लेक्चर, कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको टेक्स्ट बुक के स्कोप से बाहर लेके जा रही है वो एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है, ठीक है, वो एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है। वहां से इम्तिहान आपसे नहीं पूछा जाना। खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए 100% ये बात ठीक है। इंग्लिश में ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग डिफरेंट, तो वो आपको पता है उसके अंदर ग्रामर वगैरह के सेगमेंट्स भी आते हैं, वो क्या बात है। लेकिन आप लोगों ने जो न्यूक्लियस है आपका टेक्स्ट बुक, आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब जो मर्जी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, सो सादा सी बात ये है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि हर वो चीज अहम है जो आपके किताब के अंदर है, और हर वो चीज भी अहम है जो किताब को समझने में मदद देती है, राइट, जो किताब को समझने में मदद देती है, हर वो चीज भी अहम है। तो आप लोगों ने अब मेरे से पूछा अगर आप रिसोर्सेज कौन से यूज करें, अच्छा इसमें टॉप ऑफ द लाइन आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली टेक्स्ट बुक का भी यूज करें, राइट। टेक्स्ट बुक तो ऑल टाइम आपके साथ होनी चाहिए, इवन फाइनल डेज में भी आपने रिवीजन सबसे मेन जो रिसोर्स आप यूज करें वो टेक्स्ट बुक की है। अच्छा उसके बाद टेक्स्ट बुक के बाद आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप टॉप ग्रेड को अकॉर्डिंग टू योर नीड यूज करें, क्योंकि टॉप ग्रेड ऐसा सिस्टम है जो कि आपके हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। जैसे जैसे कोई बच्चा उसको यूज करता है ना, उसके हिसाब से खुद ब खुद ही वैसे एडजस्ट होता जाता है कि लास्ट डेज में बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर जाता है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम द स्टूडेंट हैज इन्वेस्टेड ऑन द सिस्टम डिजाइन इस तरीके से। सो टॉप ग्रेड के जो स्टडी रिसोर्सेज हैं आप उनको वो भी ट्रस्टेड है, राइट, क्योंकि हमने ठीक ठाक मेहनत के बाद और अच्छी खासी रिसर्च करके कैटेगोरिकली सब कंटेंट को राइट किया है हमने, और उसको इवन स्टूडेंट्स के साथ अब तो थर्ड ईयर जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको वैलिडेट किया है, और बेताशा स्टूडेंट्स इसी सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के टॉप ग्रेड को पढ़ के एडमिशन ले चुके हैं, राइट। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, बच्चे एकेडमीज में पढ़ रहे हैं, उनको जब हमने टॉप ग्रेड के बारे में बताया, सेमिनार डिलीवर किया या उनको गाइड किया, तो उन्होंने इसके साथ 1-2 दिन स्पेंड किए, उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि हमें एकेडमी की जरूरत नहीं है, और आराम से घर जाके बैठे और उनके एडमिशंस भी हुए, राइट। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, तो वो यही पे जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरी बाई चांस उससे मुलाकात हुई, और मैंने उसको जरा गाइड किया अपने सिस्टम पे कि दिस इज आवर सिस्टम, तो उसने इसको यूज करना शुरू किया, और
2-3 डेज के बाद मुझे इसकी कॉल आई, सर मुझे इसकी फुल सब्सक्रिप्शन आप किसी से प्लीज मैनेज करवा दें, मैंने एकेडमी क्विट कर दी है, मैं अब घर बैठे तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी हो रही है, मुझे मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है और अल्टीमेटली इसका रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था फिर, राइट। सो बहरहाल आपने, और इसके अलावा जो चीजें आपने नहीं करनी, वो ये है कि एक तो जो लोकल एकेडमीज हैं उनके टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते, राइट। मैं सबके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसा ही है, जो इस नीश के अंदर अब जो लोग काम कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से, जो इस पूरी गेम को समझते हैं, राइट, ऑफ कोर्स वो आपके लिए ठीक लाइन पे कंटेंट को लेके जाएंगे। बहुत सारी एकेडमीज क्या करती हैं, वो आपको आपके एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे डिलीवर यू। नोट्स आपको ऐसे पकड़ा देंगे, राइट, या आपको टेस्ट ऐसे दे देंगे जिसकी वजह से आप एग्जाम के स्कोप से दूर चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारी एमकैट की बुक अवेलेबल है, मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन 10 से ज्यादा जो मशहूर एमकैट की बुक्स हैं, मैंने उनको स्टडी किया है रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, राइट। और उसमें से भी आप बिलीव करें कि ठीक है, अगर मैं 100 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करूंगा ना, 100 में से 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बहुत लगेंगे यार ये बहुत जेन्युइनली क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं, राइट। और उसमें से तकरीबन 50-60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, जिनके अंदर कोई खास बात नहीं होती, या इवन बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर रॉन्ग है और वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, राइट, या आपके बुक के एग्जाम के स्कोप से बाहर है, राइट। तो बहुत सारे एमकैट्स के अंदर उन्होंने आपके सिलेबस को भी मद्देनजर नहीं रखा हुआ, एमडीकैट के सिलेबस से बाहर निकल के बहुत सारे क्वेश्चंस राइट किए हुए। सो बुक्स के ऊपर मेरा लंबा चौड़ा ट्रस्ट नहीं है, राइट। मैंने जितने भी स्टडी की है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोई भी वन बेस्ट बुक नहीं मिली एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए जिसमें मैं रिकमेंड कर दूं आप ये कर, राइट। सो इस तरीके से वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स मैं देखता हूँ, तो मैंने उनके एनालिसिस भी किए हैं, जो भी उनका कंटेंट अवेलेबल है उसको मैंने क्रिटिकली देखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंटेंट है वो सब स्टैंडर्ड है, राइट, क्योंकि इसको कंटेंट को राइट उन लोगों ने किया हुआ है जिसका इस नीश में एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। टेकी लोगों ने उनको किया हुआ है जो टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो ये चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो बहरहाल आप अपने स्टडी रिसोर्सेज के बारे में बड़े केयरफुल रहें। सो वंस अगेन आपने क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपने क्या नहीं पढ़ना, राइट। सो आपकी फोर्सेस लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आपने बड़े ध्यान से आपने इस टाइम को यूज करना है और एग्जाम में सक्सेस लेनी है आपने। इसके अलावा मैं अभी अब से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग डेज के लिए मैं आपको 85 दिन का एक जबरदस्त किस्म का स्केड्यूल दे रहा हूँ, 85 डेज का मैं आपको स्केड्यूल दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की हुई, या अभी तक आपकी तैयारी डमाडोल है, तो आप इस स्केड्यूल के मुताबिक अभी से तैयारी शुरू कर दें, इंशाल्लाह एग्जाम तक आप बहुत अच्छे तैयार हो चुके होंगे फॉर योर एमडीकैट, राइट। तो और इसको देखिए एग्जाम से 3 मंथ पहले है, अब आपके एग्जाम में फर्ज करें कि 3 महीने रह गए, 90 डेज रहते हैं, तो हो सकता है कि एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम मिले, एक यूनिट को पढ़ने के लिए या एक सेक्शन को पढ़ने के लिए, यूएचएस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 6 घंटे मिले, राइट। तो ये है जब 90 दिन रहते हैं, जब 45 दिन रह जाएंगे फिर कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 घंटे, ठीक है। और जब आपके पास फर्ज करें कि 22.5 डेज रह जाएंगे, तो तब आपको 1.5 घंटा मिलेगा, राइट। और इसी तरीके से जब आप कह लें कि हफ्ता पहले या इवन एक दिन पहले आपके पास इवन एक टॉपिक के लिए हार्डली 5 मिनट होंगे, राइट। सो ये पिरामिडल वे में आपके पास टाइम, आपने इसके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट रिवीजन में आपने ज्यादा टाइम देना है, सेकंड रिवीजन में उससे कम, थर्ड रिवीजन में उससे कम, फोर्थ रिवीजन में उससे कम, फिफ्थ रिवीजन में उससे कम। तो जैसे जैसे हम रिवीजन के अंदर आगे जाते जाएंगे, आपने सेम सिलेबस को रिवाइज करने के लिए अपना टाइम जो कम लेना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ आती कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हम कितना टाइम दिया करें बुक को। तो इसका सिंपल आंसर, मेरी बात याद रखना, कि हर सब्सिक्वेंट रिवीजन प्रीवियस रिवीजन से हाफ टाइम ले। पहली दफा फर्ज करें कि आपने 6 घंटे में एक चीज तैयार की है ना, अगली दफा 3 घंटे में होनी चाहिए। अगर 3 घंटे में आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप सोचें कि भाई क्या रॉन्ग है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, राइट। और जो थर्ड रिवीजन है वो 1.5 घंटे में होनी चाहिए। सो अगर आप हर सब्सिक्वेंट रिवीजन को प्रीवियस रिवीजन से आधे टाइम में नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रबल में हैं। यू नीड टू सीक हेल्प, यू नीड टू लर्न कि भाई मैंने फास्ट रिवीजन करनी कैसे है, क्योंकि फास्ट रिवीजन जो है ये भी एमडीकैट प्रिपरेशन की बड़ी मेन थिंग है ये। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें
कि नेक्स्ट जो टिप है हमारे पास, दैट इज यू मस्ट सेट फिक्स डेली रूटीन and at least 50% time of the 50% time allocate 50% time to practice MCQ। कि आपने क्या करना है, डेली फिक्स रूटीन सेट करें और कम से कम आपका जो आधा टाइम है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। आधा टाइम, कम से कम आधा। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, वो सुबह दोपहर शाम वो मैक्सिमम टाइम वो किताबों को पढ़ने में लगाते हैं, राइट। तो याद रखना, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जिस एमसीक्यू में आपसे गलती होनी है वो हो जानी है, राइट। एक हद तक, एक किताब ने आपको एक हद तक हेल्प करना है बस। तो उसके बियॉन्ड जब तक आप गलती करेंगे नहीं, आप उससे नहीं सीख सकते। सो मैं सादा सी बात आपको बताता हूं कि हर बच्चे ने एमसीक्यूज में 100% गलतियां करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन उन गलतियों को अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप पहले टेस्ट दे के इम्तिहान में जाने से पहले टेस्ट दे के आप पहले उन गलतियों को सुधार लें, या आप इम्तिहान में जाके वो गलतियां कर लें, राइट। द बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रेपरेशन फेज। तैयारी के दौरान आप गलतियां कर लें ताकि आप इम्तिहान के दौरान गलतियां ना करें, क्या। और उसके बाद फिर बेतहाशा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम कितने क्वेश्चंस, कम से कम 20,000। अगर वैसे मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए 30-40,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, लेकिन कम से कम 20,000 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करें। अगर फर्स्ट करें कि 20,000 एमसीक्यूज हैं, अगर आपने 20,000 एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है तो डेली बेस पे, जैसे अगर डेली बेस पे आप 500 एमसीक्यूज करेंगे तब भी आपके 40 डेज लगेंगे, तो आपके 20,000 एमसीक्यूज होने डेली बेस पे 500 एमसीक्यूज, राइट। तो आप लोग यकीनी बनाएं इस चीज को कि ऑन एवरेज आप डेली बेस पे कोई 400-500 एमसीक्यूज जरूर अटेम्प्ट करें, राइट। और उनमें से जो गलत हो, जो आपकी मिस्टेक्स हो, उन गलतियों से भी आप सीखें। फिर टिप नंबर 5 क्या है कि ये जो नेक्स्ट टिप है हमारे पास, टिप नंबर 5 वो ये है कि लर्न फ्रॉम ईच रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड। कि अब देखिए, जब भी कभी टेस्ट के दौरान आपका सवाल गलत होना, आपने वो समझना है कि ये जो गलती है ये एक ब्लेसिंग है, राइट। और ये कुदरत की तरफ से मेरे लिए मदद आई है। आपने उस गलती से सीखना है। कहते हैं ना, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन। जब भी कभी आपका कोई भी सवाल किसी भी टेस्ट के अंदर गलत हुआ, या लेक्चर के दौरान टीचर ने पूछ दिया गलत हो गया, तो जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका गलत होता है, या आप खुद से टेस्ट दे रहे हैं पेपर के ऊपर, कोई आपका सवाल गलत होता है, तो अब आप एक तो ये देखें कि भाई वो सवाल का सही जवाब, उसको सवाल को समझें, राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम है, अब ये देखिए यार ये मेरे से गलती हुई क्यों है। क्या मेरा ये पूरे का पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीक है, या मैंने इसको रिवाइज नहीं किया था, या बुक से मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया था, या मैंने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया था, मैंने क्या ऐसा किया था, या टेस्ट के दौरान मैंने सवाल को नहीं सही तरीके से पढ़ा, या सवाल भी सही पढ़ा था, जवाब भी सही निकाला, मैंने जवाब फिल गलत जगह पे कर दिया है, वगैरह वगैरह। सो कई सारी वजूहत हो सकती हैं आपके एमसीक्यू के गलत होने की। तो आप क्या करेंगे कि जब भी कभी आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप ये भी तज्जिया करें बैठ के, या सारे, जैसे आपने फर्स्ट 100 सवालों का टेस्ट दिया है, आपके 10 एमसीक्यूज गलत हुए हैं, 10 के 10 एमसीक्यूज को पकड़ के तजिया करें और अपने आप से पूछें ये क्यों गलत हुआ है, राइट। सो अगर आप हर क्वेश्चन के लिए क्यों का आंसर भी आप फाइंड कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली ये होगा कि आप दोबारा ऐसी गलतियों को अवॉइड कर जाएंगे, दोबारा आप इस तरह की गलतियां जो वो नहीं करेंगे। ओके, तो सो जब भी आप सवाल गलत करें, आप उस गलती से सीखें, ऑलराइट। सो उसके बाद नेक्स्ट टिप क्या है हमारे पास, व्हाइल टेकिंग प्रैक्टिस टेस्ट मार्क ईच क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हिच यू हैव डाउट इन योर माइंड सो एज टू रिव्यू इट लेटर। सो जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, अगर आपको लगता है यार ये सवाल मेरा गलत हो रहा है, या मुझे इस सवाल का पक्का आंसर नहीं पता, तुक्का हम लगा रहे हैं, आप कोशिश करें सवाल को मार्क कर लें। अगर हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टॉपलेट का ऐप यूज कर रहे हैं, अब वहां पे मार्क कर लें, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। या अगर पेपर पे कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर निशानी लगा लें, ये सवाल मुझे कंफ्यूज कर रहा है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, बाद में उस क्वेश्चन की निटी ग्रिटी में जाएं, उसकी बारीकी में जाएं, और उस सवाल को अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, भाई अच्छा ये क्या है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है वही सवाल इम्तिहान में दोबारा अपीयर हो जाए। इसके बाद फिर आपने एक ये चीज जरूर करनी है कि आपने सारे के सारे जो पास्ट क्वेश्चंस हैं एमडीकैट के, आपने लाजमी तौर पे इनको अटेम्प्ट करना है, लाजमी तौर पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पास्ट क्वेश्चंस
फाइनल एग्जाम में किसी ना किसी शक्ल में थोड़े थोड़े तब्दील होके रिपीट होते हैं, और कुछ चंद एक क्वेश्चंस तो 100% रिपीट डिटो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस के ही अल्टर्ड वर्जन्स होते हैं, राइट। तो इसलिए पास क्वेश्चंस को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व करना है, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। टॉप ग्रेड में हमने आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट करके सारे के सारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2019 तक के हमने उसके अंदर एमसीक्यू सारे दिए हुए हैं, 2005 से लेके और 2019 तक जब से यूएचएस टेस्ट ले रही है, हमने सारे के सारे जो आपका करंट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से जितना भी क्वेश्चन यूएचएस ने आज तक पूछे हैं, राइट, हमने वो सारे के सारे आपको सिस्टम के अंदर दिए होंगे, और वहां से जरूर फायदा उठाएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं, आपने जरूर इनको फाइन ट्यून करना है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज को फाइन ट्यून करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपने एमसीक्यूज को अप्रोच करने का तरीका, अपनी गेसिंग टेक्निक्स, अपने आंसर को बबल शीट पे फिल करने का तरीका वगैरह वगैरह। सो अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, इनको अभी से जिस तरीके से आप सोचते हैं ना कि मैंने असल इम्तिहान में परफॉर्म करना है, वो तरीके अभी से अडॉप्ट करने शुरू करें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो जो जो डेली टेस्ट है उनको और तरीके से लेते हैं, और फाइनल एग्जाम के लिए और स्ट्रेटजी सोच रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप हर टेस्ट इसी तरीके से अटेम्प्ट करें, यार ये मेरा फाइनल इम्तिहान है, उसके मुताबिक आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएं, अपने आप को उसके मुताबिक आप कैरी करें। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो स्ट्रेसर्स हैं इनको अवॉइड करें, एंड डोंट गेट कॉट ऑफ व्हाट योर पीयर्स आर डूइंग, और व्हाट योर इन्फॉर्म पोस्टेड ऑन द इंटरनेट फोरम्स, ठीक है। तो avoid stressors, don't get caught up in what your peers are doing or information posted on the internet forum। अब देखिए कि इंटरनेट के ऊपर क्या पोस्ट हो रहा है एमडीकैट के बारे में, कब होना है, कैसे होना है, पेपर बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा, या आपके जो दूसरे फेलोज हैं वो क्या कर रहे हैं, यकीन माने आपका इस चीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आप खुद अपने अंदर रहते हुए बहुत ही मुहतात तरीके से तैयारी करें। अब मैं कितनी दफा बच्चों को ये बात बता चुका हूँ कि लाइक देखिए, हर साल मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 100 से ज्यादा एमडीकैट को लेके अफवाहें छोड़ी जाती हैं, और एक एक अफवाह जो है वो हजारों बच्चों के सैकड़ों हजारों घंटे वो वेस्ट करती है। तो छोटी सी अफवाह किसी छोड़ दी, एमडीकैट अगले हफ्ते होने लगा है, या ये 20 सितंबर को होने लगा है, या एमडीकैट खत्म हो रहा है, या इसकी वेटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, तो भाई जिन लोगों ने एडमिशन लेना है ना, उनको इन चीजों के साथ फिलहाल कोई कंसर्न ही नहीं है, राइट। उनको इतना पता है कि यार टेस्ट में नंबर आएंगे तो दाखिला होना है, और बस वो टेस्ट की तैयारी के ऊपर लगे हों। जब आ जाएगी ऐड, आ जाएगी यूएचएस की ऑफिशियल साइट के ऊपर, पीएमडीसी के ऊपर, अगर कोई हमारे रेलेवेंट न्यूज आती है, फिर हम उसको मान लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं इनको बॉदर ना किया करें। कोई बंदा जो मर्जी खबर दे दे आपको एमडीकैट को प्रिपरेशन को लेके, आप उसको बिल्कुल भी बॉदर ना किया करें जब तक कि वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आ गई, राइट। बस आप अपना फोकस स्टडी के ऊपर रखें। एक खबर आज आएगी, 3 दिन बाद पता लगा हाँ यार वो तो गलत था, वो तो फेक न्यूज थी, फिर और आ जाएगी, ये सर्कल इम्तिहान तक चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो जस्ट व्यूज लेने के चक्कर में, जस्ट रेटिंग लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा इस चीज को वर्सन कर दिया हुआ है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेसेस के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आना। भाई आपने एक बात मेरी कान में, आप दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें, वो ये है कि आप एमडीकैट में नंबर लेंगे तो दाखिला होना है, नहीं तो आपका दाखिला नहीं होना, ठीक है। तो एमडीकैट की वेटेज 50% हो या 70% हो या 30% हो, आप नंबर लेंगे तो ही दाखिला होना है, और आपका बेस्ट चांस ये है कि उसमें आपके बेस्ट स्कोर्स आ जाए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करें, अफवाह वगैरह के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट या वो ना किया करें। और उसके बाद फिर topgrade.pk को भी आपने अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना है। ये देखिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसमें लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, क्वेश्चंस है बेताशा। तो इसकी सेम टेक्निक नहीं है सारे बच्चों के लिए इसको यूज करने की। हम ओवरऑल एक टेक्निक, ओवरऑल स्ट्रेटजी, ओवरऑल एक स्केड्यूल भी हमने दे दिया हुआ है, लेकिन हर बच्चे के लिए ये सिस्टम खुद से अडॉप्टेबल भी है। तो आप इसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए उसके मुताबिक आप इसको यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। या हमने जो स्केड्यूल आपको दिया है उसको आप कस्टमाइज करें, उसको आप कस्टमाइज करेंगे। ऑलराइट, एंड करूंगा वेबिनार को। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।